वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी की सूरत हाल बेहतर हुई है, तफसीलात कुछ ही देर में। और शाम से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के ख्वाब दूसरे बच्चों से कितने मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा आज के व्यू 360 में क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर एजाज अहमद चौधरी से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के साथ मुल्हिक किया जाए तो कौन से यहाँ पे दहशत, हम तो दहशतगर्द जो वहाँ से भाग गए उस ऑपरेशन के नतीजे में इस वक्त रद्दुल फसाद जारी है जो जिसमें हम उनको भी निकाल रहे हैं। मुलाकात शामी पनाहगज़ीनों की आवाज़ बनने वाले एक शामी सहाफ़ी से। Syria was always welcoming refugees. और एक पाकिस्तानी खातून वीडियो गेमिंग की दुनिया में कैसे नाम बना रही है। एजुकेशन के दौरान ही मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने गेम्स बनाना शुरू कर दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया की पाकिस्तान की जानिब खारिजा पॉलिसी क्या होगी, इस पर फ़िलहाल एक सवालिया निशान है। हमारे साथ ही आयशा खालिद ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर एजाज अहमद चौधरी से पाक अमरीका ताल्लुकात और कुछ दीगर अहम मामलात पर बात की। आयशा खालिद इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। आयशा, ये बताइए कि वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं उनको किन चैलेंजेस का सामना है इस ज़मीन में कि वो अपनी बात ताकत के ऐवानों तक अमरीका में पहुँचा सकें। सारा, ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ज़वाल आया है तो इसे अक्सर वाशिंगटन में पाकिस्तान की सफारतकारी की नाकामी और यहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने की लॉबिंग की कमज़ोरी करार दिया गया है। जनाब एजाज अहमद चौधरी एक सीनियर कैरियर डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के एक सेक्रेटरी ख़ारजा रह चुके हैं। उन्होंने इसी हफ्ते अपनी असनाद सफारत जनाब डोनाल्ड ट्रंप को पेश की हैं। जब मैंने उनसे अमरीकी इंतज़ामिया की पाकिस्तान के हवाले से नई पॉलिसी की जहद के बारे में बात की तो उन्होंने ख़ास तौर पर उस टेलीफोन कॉल का जिक्र किया जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ ने उस वक्त मुंतखब होने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद के तौर पर की थी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का पाकिस्तान को वाशिंगटन में सफारतकारी के हवाले से दरपेश चैलेंजेस की बात का, तो इस हवाले से जनाब एजाज अहमद चौधरी ने ख़ास तौर पर इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि वाशिंगटन में पॉलिसी साजी का कोई एक सेंटर नहीं है, इन्फ्लुएंस का एक सेंटर नहीं है, बल्कि बहुत से सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं जैसे कि अमरीकी मुकन्नना है, अमरीकी कांग्रेस है, पॉलिसी साज इदारे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया जिन और इन तमाम हलकों को जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब जो हैं वो इनको रीच आउट करना चाहते हैं और इनको अपने साथ शामिल करके पाकिस्तान की बात को मौसर अंदाज में अमरीका के पॉलिसी साज हलकों तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए नई अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की जहद क्या होगी, इस बारे में जनाब एजाज अहमद चौधरी का अपने इंटरव्यू में ये कहना था। असल जो चीज़ समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका का को जो मुकालमा है वो हमेशा चलता रहा है, तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की होगी कि जिन मामलात पे हमारा इत्तफाक नहीं है उनके ऊपर तो बेशक हम बातचीत रखें, लेकिन ज़्यादा जो अपना फोकस है वो रखें उन मामलात पर जिनमें हमारा इत्तफाक है और वो बहुत बड़ी फहरिस्त है। हाल ही में अमेरिका में मौजूद कुछ हलकों की जानिब से ट्रंप इंतज़ामिया को पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली की तजावीज़ दी गई हैं। इनमें से एक तजवीज़ पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर अख़वान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के जवाब में पाकिस्तान पर फ़ौजी और मुआशी पाबंदियाँ लगाना है। आपका एक नए सफ़ीर के तौर पर इन तजावीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल है? पाकिस्तान में ये एक कुल्ली इत्तफ़ाक़ राय है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और उसके लिए सारे फ़रीक मिलकर काम करें, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों पेश थे और पेश रहना चाहिए ताकि उसके अंदर जो है वो अमन आ सके। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम है जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो जंग जीती है जिससे अभी तक बहुत सारे ममालिक जो हैं ना वो नबुर्द आज़मा हो रहे हैं। तो ये जो आप चंद एक लोग मिलकर एक प्रोपेगेंडा करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो इसी हवाले से अगर हम हक्कानी नेटवर्क और अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात की बात करें तो वो किस ज़ुमरे में आती हैं? फिर मुझे नहीं पता कौन सी मुलाकातों की बात की जा रही, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना था। जब कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना
दिसंबर 2015 में, तो इसकी मुलाकातें हुई 5 मुलाकातें हुई जनवरी से लेकर फरवरी तक, जिसके अंदर ये तय किया गया कि रोड मैप कैसे बनाए जाए, अफ़गानिस्तान में मफाहमती अमल कैसे आगे किया जाए। इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा अमेरिका और चीन भी मिलकर बैठते थे। तो सब ने यह तय किया कि इन तालिबान के साथ हम सारे राब्ता करेंगे अपना अपना। ये काम हमने भी किया और वो भी किया, बल्कि हमने शायद ज़्यादा किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हमने पेशरफ्त की थी कोऑर्डिनेशन ग्रुप में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका और चीन के साथ मिलकर, उसको मामले को आगे नहीं बढ़ाने का पूरा मौका नहीं दिया गया। हम ये समझते हैं कि अभी भी वक्त आ गया है कि हम अस्करी हल इसका तलाश ना करें, हम इसका सियासी हल ढूँढें। देखें, पिछले 17 साल से 16 साल से इतनी फ़ौज वहाँ लगी नेटो की, नई मामलात हल हुए और हमारे लिए भी उसके बहुत मसाइल इस हवाले से रहे कि अफ़गानिस्तान बदअमनी का शिकार रहा। आज भी कोशिश करनी चाहिए कि सियासी हल ढूंढें, उसके साथ जो अस्करी ज़ोर आपने लगाना है वो ज़रूर लगाएं। आयशा, पाकिस्तान की इंडिया के लिए खारजा पॉलिसी भी अक्सर तनकीद का निशाना बनती है, क्या एम्बेसडर ने इस बारे में भी कोई बात की? जी सारा, बिल्कुल अक्सर पाकिस्तान की इंडिया की जानिब, बल्कि पाकिस्तान की अमूमी तौर पर जो खारजा पॉलिसी है उसको अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ये कहकर कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो इंडिया के प्रिज्म से गुजर के बनाई जाती है, या पाकिस्तान अपनी अमूमी खारजा पॉलिसी को इंडिया के प्रिज्म से देखता है। जनाब एजाज़ अहमद चौधरी ने ज़ाहिर सी बात है इस बात की तरदीद की और पाकिस्तान के उस पुराने स्टैंड को दोहराया जिसके मुताबिक पाकिस्तान तो भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है और वो मुज़ाकरात इंडिया के साथ जारी रखना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में गर्मजोशी आना शुरू होती है, उनके मुज़ाकरात शुरू होते हैं, दहशतगर्द इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और वो इनमें कोई ना कोई तातुल पेश कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा ने बात की अमेरिका के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर एजाज़ अहमद चौधरी से। थैंक यू आयशा। और दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को कभी इतना ख़तरा नहीं था जितना आज है, ये कहना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, जिसने 2017 की प्रेस इंडेक्स जारी की है। आप ये नक्शा देख सकते हैं जिसमें स्याह रंग में वो ममालिक हैं जहां सहाफ़ती आज़ादी सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा आज़ादी वाले ममालिक पीले रंग में दिखाए गए हैं और सफ़ेद रंग में। प्रेस इंडेक्स में आखिरी नंबर पर शुमाली कोरिया है। इसके अलावा सहाफ़ती आज़ादी सबसे कम नज़र आई अफ्रीकी मुल्क एरिट्रिया, तुर्कमानिस्तान, शाम और चीन में। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और हॉलैंड में सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 62% मुल्कों में पिछले साल सहाफ़ती आज़ादी में कमी आई, जिन्हें नारंगी रंग में दिखाया गया है। इस और सुर्ख रंग में वो ममालिक नज़र आ रहे हैं जहां पिछले साल सहाफ़ती आज़ादी में बेहतरी देखी गई है। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है जो 139वें नंबर पर आया है। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी है 20 पॉइंट्स की। इससे पहले पाकिस्तान 159वें नंबर पर था, राइट? लेकिन अमेरिका का ये देखा गया कि 2 पॉइंट्स की गिरावट आई और अब अमेरिका 43rd यानी 43वीं पोजीशन पर है। जी सारा, और बात करें अगर अमेरिका की तो डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत में आने और उनके कुछ मीडिया के खिलाफ बयानात के हवाले से भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। और अब चलते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ मज़ीद बात करने। बिल्कुल, सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अपनी सदारत के पहले 100 दिनों में कुछ ऐसे वादे पूरे कर दें जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान किए थे, लेकिन ऐसा करना कुछ मुश्किल साबित हो रहा है। उनका सदारती हुक्मनामा, जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन को आबाद करने वाले अमरीकी शहरों को विफाकी फंड्स देने पर पाबंदी का ऐलान किया गया था, रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक जज ने मुअत्तल कर दिया, जिसे व्हाइट हाउस ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे शहर अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप का टैक्स इस्लाहात का मंसूबा आज आने वाला है और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की तवक्को से ही अमरीका और एशिया की मार्केटों में तेज़ी देखी गई है। जी सारा, और अमेरिका समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और इस वेबसाइट पे आप इस वक्त पढ़ सकते हैं कि अमरीकी फ़ौज ने बुध को मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम थैड के कुछ आला जनूबी कोरिया में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, यानी आज के रोज़। तो इसकी तफसीलात और कई दीगर अहम खबरें आप पढ़ सकते हैं urdu.voa.com पर। और बात करेंगे चीन की, जिसने अपना पहला मुकामी तौर पर बनाया गया तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ पेश कर दिया है। ये और पिछले चंद घंटों में पेश आने वाले कुछ दिलचस्प और अहम वाक़यात की एक झलक देखते हैं वर्ल्ड व्यू 360 में। चीन ने मकामी सतह पर तैयार करदा तैयारा बरदार बहरी जहाज बुध को बाज़ाब्ता तौर पर समंदर में उतारा है। ये चीन का इस नौयत का दूसरा और मकामी तौर पर तैयार किया गया पहला बहरी जहाज है।
सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी फौज का कहना है कि इस जहाज को 2020 तक सर्विस में लाया जाएगा। तुर्क हुकाम का कहना है कि उन्होंने हुकूमत मुखालिफ रहनुमा फताहुल्लाह गुलान से राब्ते के इल्ज़ाम में 1000 अफराद को गिरफ्तार किया है। हुकाम के मुताबिक इन अफराद ने खुफिया तौर पर तुर्क पुलिस में जगह बनाई थी और तुर्क सदर उर्दवान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की थी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम में 4 अप्रैल को होने वाले कीमियाई हमले के पीछे शामी हुकूमत का हाथ है, जिसने इस हमले में नर्व एजेंट सरिन का इस्तेमाल किया। रूसी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि रिपोर्ट में पेश किए जाने वाले शवाहिद शामी हुकूमत को हमले का जिम्मेदार साबित करने के लिए नाकाफी हैं। मामले की गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर से कुछ अहम खबरें आपने देखी। शाम में साकिब हम देख रहे हैं कि पिछले 6 साल से जंग जारी है, वक्तन फ़वक्तन खबरों का हिस्सा बनती है, लेकिन लोगों की उसमें अचानक दिलचस्पी तब बढ़ती है जब सोशल मीडिया पे कोई दर्दनाक वीडियो सामने आती है। बिल्कुल सारा, और ये वीडियो आती है, लोग इसे देखते हैं और फिर सब अपनी अपनी मसरूफियात में खो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक अमरीकी फलाही तंजीम है वर्ल्ड विजन, जिसने अपने सर्वे में शाम से ताल्लुक़ रखने वाले 100 बच्चों के जो ख्वाब हैं और जो उनके अंदर के खौफ हैं, उनका मुवाजना किया है 6 और ममालिक के 600 बच्चों से। और देखा यह गया है कि शाम में बच्चों को सबसे ज़्यादा डर फ़िज़ाई हमलों और धमाकों से लगता है, जबकि कनाडा में बच्चों ने वही कहा जो अक्सर बच्चे कहते हैं, उन्हें डर लगता है अंधेरे और कीड़े मकोड़ों से। और जहां कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बच्चे कामयाब करियर का ख्वाब देखते हैं और बहुत से खिलाड़ी भी बनना चाहते हैं, शाम के बच्चों का ख्वाब है कि उनके मुल्क में अमन हो और वो अपने घरों को वापस जा सकें। बिल्कुल। लेकिन सारा, आपने नोट किया है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों ने दहशतगर्दी के खौफ का इजहार किया है। बिल्कुल, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले साल जर्मनी में ऊपर तले बहुत से हमले हुए, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक दहशतगर्दी से भी जोड़ा गया। तो बच्चों का इन मुल्कों में भी जो ये खौफ है उसकी समझ आती है। और इस सर्वे से ये भी पता चला है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से कितना मुतासर होते हैं। बिल्कुल, ये तो एक वाज़ेह बात है। और लेकिन जब मैं कहती चलूँ कि ये साइंटिफिक सर्वे नहीं है, सिर्फ एक चैरिटी का किया गया एक छोटा सा सर्वे है, लेकिन नताइज उसके बहुत दिलचस्प रहे। 2011 में खाना जंगी के आगाज़ से अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा शामी बाशिंदे अपने घर छोड़ चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं सहाफ़ी उमर अल-मुख्तार, जो इन दिनों अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक पनाह गज़ीन के तौर पर रह रहे हैं। उन्होंने हमारी साथी सबा शाह खान को बताया कि वो क्या हालात हैं जिनके बायस सहाफ़ियों के लिए भी अब शाम में रहना नामुमकिन हो चुका है। ये है उमर अल-मुख्तार, जिन्होंने शाम की हुकूमत के खिलाफ लिखने के जुर्म में जेल काटी, मुल्क बदर हुए और तुर्की में पनाह गुज़ीनी की जिंदगी भी गुजारी, और वो पनाह गुज़ीनों के हालात पर CNN के लिए रिपोर्टिंग भी करते रहे। शाम के लोगों का एतबार अल्फाज पर से उठ चुका है। मीडिया में इस्तेमाल होने वाले मजम्मत के अल्फाज, महज मजम्मत करके आप लोगों की जानें नहीं बचा सकते। इन मासूम जानों को बचाने के लिए आपको कुछ करके दिखाना होगा। उमर अल-मुख्तार कहते हैं कि सबसे पहले ये रेफ्यूजीज इंसान हैं। इनमें से ज़्यादा तादाद पढ़े लिखे, मिडिल क्लास और मेहनती लोगों की है, जिन्हें भयानक हालात में दरबदर होना पड़ा है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं, देखो, जब हमारा अच्छा वक्त था तो हमने दूसरों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। जब शाम का शुमार बड़े मुल्कों में होता था तो हमने इराकी, लबनानी, चेचन, सोमाली, सूडानी और दूसरे मुल्कों के लोगों को पनाह दी थी। हमने हमेशा पनाह गुज़ीनों का इस्तकबाल किया। वो कहते हैं कि पनाह गुज़ी होने का मतलब है कि आपकी जिंदगी साकित हो गई है। सिर्फ 3 वक्त की रोटी और एक खेमा आपका हाल और मुस्तकबिल बन जाता है। एक शख्स के 3 बच्चे थे। उससे मुझसे कहा, मैं कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता हूँ। मैं अमेरिका या यूरोप में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। शाम उन 6 ममालिक में शामिल है जिनके शहरियों पर सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई गई है। जंगी पनाह गुज़ीनों की जानिब अमेरिका की सिर्फ इंसानी और अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक अमेरिका कानूनन भी जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि अगर आप सीरिया के ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर खुद से सवाल करें कि आलमी बरादरी ने शाम के लोगों के लिए क्या किया, तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि वो शाम में दहशतगर्दी को महज मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो दहशतगर्दी के खात्मे में सीरियस होते तो इसका आगाज असद हुकूमत से करते, जो खुद दहशतगर्द है। आप बच्चों पर किए गए इस हमले को क्या कहेंगे?
عمر المقداد کہتے ہیں کہ شام کی موجودہ حکومت کے خلاف انقلاب صرف شام کے لوگوں پر لازم نہیں بلکہ اس کا حق عالمی دنیا کو بھی ہے، کیونکہ ہٹلر کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر کبھی انسانیت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا دیں گے۔ صبا شاہ خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، یہ بتائیے کہ عمر المقداد نے اس بارے میں کیا کہا کہ پناہ گزینوں کی مشکلات کیسی ہیں؟ کیا سب ایک ہی جیسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یا الگ الگ چیلنجز ہیں؟ جی، تقریباً جب ریفیوجی کیمپ میں ہوتے ہیں تو تب سبھی پناہ گزینوں کی ایک ہی سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ونس دے آر آؤٹ آف دیٹ کنٹری اور وہ دوسرے ممالک جاتے ہیں تو پھر ان کی محنت اور لگن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے بناتے ہیں۔ اور ایسے ہی یورپ میں رہنے والے سیرین ریفیوجیز کے اوپر عمر المقداد نے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی جس پہ انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ جی صاحب، اور یہ بتائیے گا کہ عام تاثر تو یہ ہے کہ زیادہ تر ریفیوجیز یورپی ممالک میں جاتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ شامی ریفیوجیز جو ہیں وہ کن ممالک میں ہیں؟ اچھا، ویسے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شامی ریفیوجیز اس وقت ترکی میں آباد ہیں، تقریباً 3 لاکھ، اور اردن اور لبنان میں بھی کئی لاکھ ریفیوجیز موجود ہیں۔ بات کریں ہم یورپی ممالک کی تو جرمنی اور سویڈن نے مل کے 35,000 ریفیوجیز لینے کی رضامندی دی تھی، باقی کے یورپی ممالک میں 9,000 ریفیوجیز کو بسنا تھا۔ اور ہم موو آن کریں، اگر امریکہ کی طرف دیکھیں تو امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا ریفیوجی پروگرام ہے دنیا میں، 64,000 کے قریب ریفیوجیز کو امریکہ کے پروگرام کے تحت یہاں پہ بسنا تھا، لیکن اب یہ نظر آتا ہے موجودہ حالات میں ایسا لگتا ہے کہ 6 ممالک کی جو پابندی ہے کا حکم نامہ ہے اس کے تحت یہ جو ریفیوجی پروگرام ہے اس کی زد میں نظر آتا ہے۔ ہم موو آن کریں، اگر دیکھیں گلف کنٹریز یعنی کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف، تو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں تقریباً 0 یعنی کہ 0 ریفیوجیز ہمیں نظر آتے ہیں یا انہوں نے حامی بھری۔ یاد رہے کہ 2016 میں UNHCR کی جنیوا کانفرنس میں ممبر ممالک نے تقریباً 5 لاکھ ریفیوجیز کو بسانے کی حامی بھری تھی۔ بہت شکریہ صبا۔ اور امریکہ کی اگر بات کریں، جیسے صبا نے بھی ذکر کیا کہ پابندیوں کی وجہ سے ریفیوجی پروگرام خطرے میں ہے اس وقت، لیکن جہاں پہ جو ریفیوجیز آئے ہیں ان کی مدد کے لیے وفاقی فنڈز مختص کیے گئے ہیں کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو جاب ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی جاب ڈھونڈنے میں ہیلپ کی جاتی ہے اور ان کو انگریزی بھی سکھائی جاتی ہے، اور انفیکٹ اس حوالے سے میں ایک سٹوری بھی آنے والے شوز میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ بالکل، اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے مور آفٹر دس۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اور اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار ٹیک سیگمنٹ کا، جس میں ہم آپ کو ٹیکنالوجی کی دنیا سے دلچسپ اور انوکھی چیزیں تو دکھائیں گے ہی، ساتھ میں آپ کی ملاقات ہوگی ایسے لوگوں سے جو اس فیلڈ میں کچھ نیا اور منفرد کر رہے ہیں۔ اور سارا آج اس سلسلے میں ہم ملاقات کر رہے ہیں سعدیہ بشیر سے، جو اس شعبے میں کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہیں جسے عام طور پر لڑکوں کی پسند سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے ویڈیو گیمنگ انڈسٹری۔ سعدیہ سے ہمیں ملوا رہے ہیں امان اظہر۔ میرا نام سعدیہ بشیر ہے اور میں پاکستان کی پہلی ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ اکیڈمی چلا رہی ہوں جس کا نام پکسل آرٹ گیمز اکیڈمی ہے۔ سعدیہ امریکہ ٹرین جیم نامی ایونٹ میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ ٹرین جیم ایک ایونٹ ہوتا ہے جو کہ شکاگو سے سین فرانسسکو تک گیم ڈیولپرز جو ہیں وہ ایک ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وہ پورے سفر کے دوران گیمز بناتے ہیں، تو مجھے اس کے لیے اسکالرشپ بھی ملی، تو میں اسکالرشپ پہ یہاں آئی۔ ہم لوگوں نے ٹرین جیم پہ وہ گیمز بنائی اور جو کہ ہم نے آگے کانفرنس پہ ڈسپلے کیا، ان کو شو کیس کیا، اور پھر میں نے کانفرنس پہ اپنی ٹاک بھی دی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ ایک پاکستانی اور وہ بھی خاتون ہوتے ہوئے انہیں اس فیلڈ میں دلچسپی کیسے ہوئی۔ ایجوکیشن کے دوران ہی میرا اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ میں نے گیمز بنانا شروع کر دی تھی۔ ایجوکیشن ختم ہونے کے بعد میں نے 1 سال
ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کام کیا، بٹ ایونچولی مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ فیلڈ میری نہیں ہے، مجھے گیمز بنانی ہے۔ بالکل 1 سال پہلے جو ہے میں نے اپنی جو ہے وہ جاب وغیرہ چھوڑ کے اور میں نے کمپلیٹلی اپنی اکیڈمی کو ٹائم دینا شروع کر دیا، اپنی کریکولم وغیرہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کو آن بورڈ لینا شروع کر دیا تاکہ بیسکلی ہم ایک ایسا اسٹرکچر بنا سکیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں جو ہے وہ کامیاب ہو بلکہ وہ آپ کے انٹرنیشنل لیول کے بھی جو ہے وہ اس پہ معیار پہ پورا اترے۔ اس کوشش کا نتیجہ پکسل آرٹ گیلری کی صورت میں سامنے آیا۔ ایک ایسی جگہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے جہاں پہ کوئی بھی جس کو یہ شوق ہے کہ وہ گیمز بنائے وہ ہمارے پاس آ کے وہ ساری بیسک سے لے کے پروفیشنل تک ساری جو ہے وہ ٹیکنیکس اور جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ ٹیکنالوجیز وغیرہ ہیں ان کو لرن کر سکتا ہے اور اس کے بعد گیمز وغیرہ بنانا سیکھ سکتا ہے۔ تو رہا یہ سوال کہ پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری کس صورتحال سے دوچار ہے۔ نہ صرف اسٹوڈیوز کھول رہے ہیں، لوگ خود سے بھی گیمز بنا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی لرن کرنا شروع کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، تو اب تو ایک بیسک نیڈ ہے کہ ہم انڈسٹری میں ان اسٹوڈنٹس کو بھیجنے سے پہلے ان کے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں جس میں وہ ساری اسکلس لرن کر کے انڈسٹری میں جائیں جو کہ جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے۔ امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن۔ سارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور انسپائرنگ سٹوری سعدیہ بشیر کی ہم نے دیکھی، اور مجھے یہ سٹوری دیکھ کے غصہ یہ آ رہا ہے کہ میں نے ویڈیو گیمنگ کیوں نہیں شروع کی۔ تو غصہ بہت ہے ویڈیو گیم بنانے میں شروع کی ڈیولپ کرنے میں، تو غصہ تو سب کو آتا ہے۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غصہ کس پہ آیا ہے۔ چھوٹوں پہ آتا ہے تو ذرا آسان ہوتا ہے نکالنا، کسی بڑے پہ آتا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ قاہرہ کے اس ریج روم میں جائیں جہاں آپ دل بھر کر توڑ پھوڑ کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکتی ہیں۔ بس ایک بات ہے کہ یہ فری نہیں ہے، بہت سے مختلف پیکیجز دستیاب ہیں، تو آپ کے اندر کتنی فرسٹریشن ہے اس کے حساب سے پیکیج خریدیں اور اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ اور جیکٹ بھی پہنیں، اور اس کے بعد پھر دل بھر کے غصہ نکالیں۔ تو چلیں، اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم وہ جیکٹ اور وہ جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ دے دیتے ہیں، نہیں تو غصہ نکالتے نکالتے بندہ ہاسپٹل پہنچ جائے اور پھر جو ریج روم والا ہے اسی پہ غصہ آ جائے۔ بالکل۔ اور اچھا، ابھی جب ہم نے شو شروع کیا ہے تو اس میں کامنٹس آتے ہیں کہ ثاقب آپ بہت سیریس لگتے ہیں، لگتا ہے آپ غصے میں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ریج روم میں جانا پڑے گا اور پھر آگے شو کرنا پڑے گا تاکہ پھر میں ذرا ریلیکس لگوں تھوڑا سا۔ خیر ابھی تو ویسے گھر کی چیزیں تو نہیں کم از کم توڑنی پھوڑنی چاہیے، اسی لیے یہ پیسے لے کے کرتے ہیں۔ another way جو سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے وہ ہے میڈیٹیشن، اور وہ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی گہری گہری سانسیں لینے کا میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ وہی لوں۔ بالکل۔ اور کل ہم نے ایک جیسے ہم اسٹوری کر رہے تھے کہ اولڈ پیپل، اور ایک 98 ایئرز اولڈ ویمن ہے انڈیا میں جو کہ اس وقت بھی یوگا کرتی ہیں اور بڑا انٹینس یوگا کرتی ہیں، تو وہ یوگا جو ہے مطلب ان ایک تو اتنی ماشاءاللہ ان کو لمبی عمر دی اس یوگا نے، اور اس کے علاوہ میرے خیال سے غصہ بھی کنٹرول کیا۔ ایگزیکٹلی، اور بہت سے مختلف طریقے ہوتے ہیں غصہ نکالنے کے۔ آپ کیسے غصہ نکالتے ہیں یہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بتا سکتے ہیں، ایڈریس ہم آپ کو دیں گے کچھ ہی لمحوں میں۔ سب سے پہلے آپ سے کریں گے اب خدا حافظ، کیونکہ یہ تھا آج کا ویو 360، پر آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے hماری فیس بک پیج پر facebook.com/voaurdu اور ہمیں بتائیے کہ آپ شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کل پھر اسی جگہ اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔